तो आज हम लोग मोशन स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग रेस्ट एंड मोशन एग्जैक्टली क्या होता है ये समझ लेते हैं। रेस्ट एंड मोशन, तो इसके लिए हम एक एग्जांपल लेते हैं। तो मान लो कि 3 फ्रेंड्स हैं और सी छोड़ने आया है ए और बी को, जो ट्रेन में बैठ गए आमने सामने। तो ये ट्रेन है और ए और बी ऐसे आमने सामने बैठ गए। सी प्लेटफॉर्म पे है और ये ट्रेन ने चलना चालू कर दिया। तो जब ट्रेन चलेगी तो थोड़ी देर में मान लो ट्रेन यहाँ पर है। तो सिचुएशन क्या है कि बी यहाँ पर होगा, ए यहाँ पर होगा। तो सी क्या बोलेगा ए के बारे में? सी ए के बारे में बोलेगा कि ए मोशन। क्यों? क्योंकि सी के रिस्पेक्ट में ए की पोजीशन चेंज हुई, ए सी के रिस्पेक्ट में दूर जा रहा है, डिस्टेंस चेंज हो रहा है। तो ए मोशन में है अकॉर्डिंग टू सी। लेकिन बी क्या बोलेगा ए के बारे में? क्योंकि बी के रिस्पेक्ट में उसकी पोजीशन चेंज नहीं हो रही, दोनों साथ साथ चल रहे हैं। तो बी और ए दोनों साथ साथ चल रहे हैं, तो बी के रिस्पेक्ट में ए की पोजीशन चेंज नहीं होती। तो बी क्या कहेगा ए के बारे में कि ए रेस्ट में है। तो वही टाइम में, सेम टाइम में ए रेस्ट पे भी है और मोशन में भी है, डिपेंडिंग कि ऑब्जर्वर कौन सा है। तो हम रेस्ट को कैसे डिफाइन करते हैं? अ बॉडी इज सेड टू बी एट रेस्ट if its position does not change with respect to the observer। तो ऑब्जर्वर इंपॉर्टेंट चीज है। और ऑब्वियसली तो क्या होगा, बॉडी इज सेड टू बी इन मोशन if its position changes with respect to the observer। और एक ही ऑब्जेक्ट एक ही वक्त पे रेस्ट पे भी हो सकता है और मोशन में हो सकता है साइमल्टेनियस, ठीक है ना। यानी हम ये कह सकते हैं कि रेस्ट एंड मोशन आर रिलेटिव टर्म्स। मतलब किसी के रिलेशन में, ऑब्जर्वर के रिलेशन में ही हम कह सकते हैं कि रेस्ट है या मोशन है। यानी कि दीज आर नॉट एब्सोल्यूट टर्म्स, दीज आर नॉट एब्सोल्यूट टर्म्स। एब्सोल्यूट टर्म्स वो होती है जो किसी पे डिपेंड नहीं करती, लेकिन रेस्ट और मोशन बिना ऑब्जर्वर के हम डिफाइन ही नहीं कर सकते। विद रिस्पेक्ट टू दी ऑब्जर्वर ही डिफाइन कर सकते। ओके, नाउ एक होता है पॉइंट ऑब्जेक्ट। पॉइंट ऑब्जेक्ट को ही हम पार्टिकल भी बोल देते हैं। तो पॉइंट ऑब्जेक्ट क्या होता है? एक पॉइंट, हम एक ऑब्जेक्ट को एक पॉइंट के जैसे ट्रीट करते हैं और एक पॉइंट का कोई लेंथ, कोई ब्रेथ, कोई हाइट, कोई डाया या इस तरह का कुछ चीज नापी नहीं जा सकती। एक पॉइंट है। तो पॉइंट ऑब्जेक्ट प्रैक्टिकली कोई भी ऑब्जेक्ट पॉइंट ऑब्जेक्ट नहीं है। जैसे ये पेन है, ये पेन का भी कुछ लेंथ ब्रेथ वगैरह डाया होगा। कोई भी आप ऑब्जेक्ट देख लो तो सबका कुछ ना कुछ चीजें मेजरेबल है। तो रियल ऑब्जेक्ट्स, ऑल रियल ऑब्जेक्ट्स आर एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट्स। तो फिर इस पॉइंट ऑब्जेक्ट का क्या कंसेप्ट है? इस पॉइंट ऑब्जेक्ट का क्या कंसेप्ट है? तो इस पॉइंट ऑब्जेक्ट का ये कंसेप्ट है कि इफ अ बॉडी ट्रेवल्स अ डिस्टेंस which is much greater than its own dimensions। डायमेंशंस का मतलब उसका लेंथ, ब्रेथ, हाइट, डाया एक्सेट्रा। तो जो डिस्टेंस को ट्रैवल कर रहा है बहुत ज़्यादा है उसके खुद के डायमेंशंस के मुकाबले में, देन इट कैन बी ट्रीटेड एज अ पॉइंट ऑब्जेक्ट। जैसे एक ट्रेन है, अगर वो जा रही है कश्मीर से कन्याकुमारी तक,
तो ट्रेन हालांकि काफी लंबी होती है, लेकिन हम उसको क्या मान सकते हैं, पॉइंट मान सकते हैं, क्योंकि डिस्टेंस जो ट्रैवल्ड है बहुत ज्यादा है। ऐसे ही एक बॉल है और हम जो सिक्सर मारा उसको स्टडी कर रहे हैं, बैट से लेकर के और वो जब तक ग्राउंड तक पहुंचा, एंड इट्स अ ह्यूज सिक्सर, तो हम उस केस में बॉल के डाया को निगलेक्ट कर सकते हैं और उसे पार्टिकल की तरह से ट्रीट कर सकते हैं, पॉइंट ऑफ व्यू। और अपने आप में एक बहुत बड़ा ऑब्जेक्ट है, हमारे लिए तो बहुत ही बड़ा है। ब्रह्मांड के एंगल से देखो तो एक कण है, लेकिन हमारे लिए तो बहुत बड़ा ऑब्जेक्ट है। लेकिन अगर अर्थ जब सन के आसपास रिवॉल्व करता है तो इतना ज़्यादा डिस्टेंस ट्रेवल करता है, यू कैन ट्रीट अर्थ एज अ पार्टिकल। तो अर्थ को भी यू कैन ट्रीट एज अ पार्टिकल कब, रिवॉल्यूशन ऑफ अर्थ अराउंड सन के दौरान। तो इस तरह से यू कैन ट्रीट ऑब्जेक्ट्स एज पॉइंट ऑब्जेक्ट्स। तो उसमें फिर हमारे को उनके डायमेंशंस को टेक केयर करने की जरूरत नहीं होती, एडवांटेज जाता है हमारे। फिर वन डायमेंशनल मोशन, टू डायमेंशनल मोशन एंड थ्री डायमेंशनल मोशन। टू डायमेंशनल मोशन जिसे हम 2D बोलते हैं, एंड थ्री डायमेंशनल मोशन। तो देखो मान लो कि ये एक रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम है, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है और ये जेड एक्सिस है। तो ये एक्स एक्सिस है। मान लो एक चींटी है और उसने यहाँ से चलना चालू कर दिया, लेकिन वो एक्स एक्सिस को छोड़ देगी, कभी ऐसे आगे जाती है, काफी आगे चलेगी, फिर पीछे आ रही है, लेकिन चल रही है अलॉन्ग एक्स एक्सिस। तो सिर्फ सिंगल वन एक्सिस सफिशिएंट है उसकी पोजीशन को एक्यूरेटली नोट करने के लिए एट वेरियस इंस्टेंट्स ऑफ टाइम। सिर्फ एक्स एक्सिस की मदद से आप कर सकते हो, आपको वाई एक्सिस की जरूरत नहीं है, जेड की भी कोई जरूरत नहीं है। जब एक एक्सिस सफिशिएंट होता है एक बॉडी के मोशन को प्रिसाइजली स्टडी करने के लिए, तो हम उसके मोशन को क्या कहते हैं, वन डायमेंशनल मोशन। तो ये किससे कंसर्न्ड है, इट इज कंसर्न्ड विद अ स्ट्रेट लाइन, इट इज कंसर्न्ड विद अ स्ट्रेट लाइन। तो अगर एक ऑब्जेक्ट स्ट्रेट लाइन में चल रहा है, उसको छोड़ ही नहीं रहा लाइन को, तो हम उसके मोशन को वन डायमेंशनल। अब मान लो वो चींटी जो है वो उस लाइन को छोड़ देती है, किसी वक्त वो यहाँ आ जाती है, तो इस पॉइंट को एक्यूरेटली बताने के लिए क्या सिर्फ एक्स एक्सिस सफिशिएंट है, अब वाई की जरूरत पड़ेगी। तो जब तक ये चींटी प्लेन में कहीं पर भी है, प्लेन में यहाँ से ये बोर्ड एक प्लेन है, एक फ्लैट सरफेस एक प्लेन होता है, तो कहीं पर भी हो उसके पोजीशन को एक्यूरेटली बताने के लिए वी नीड टू एक्सिस एंड मोशन इज इन अ प्लेन, एक प्लेन में मोशन है, तो ऐसे मोशन को हम क्या कहते हैं, टू डायमेंशनल मोशन। और अगर अब उस चींटी के पर भी है, उसने उड़ना चालू कर दिया, तो अब क्या एक्स और वाई एक्सिस सफिशिएंट है उसके पोजीशन को बताने के लिए, अब जेड की। तो फिर ये जब तीनों एक्सिस की जरूरत होती है और मोशन इन स्पेस होता है, तो हम इसे क्या बोलते हैं, थ्री डायमेंशनल मोशन। जैसे हम कुछ एग्जांपल्स लेते हैं, ये पेन मेरे हाथ से गिर गया और इसके मोशन को हम स्टडी करते हैं, तो ये क्या होगा, वन डायमेंशनल होगा, टू डायमेंशनल होगा या थ्री डायमेंशनल होगा, वन डायमेंशनल, इट इज ट्रैवलिंग अराउंड अ स्ट्रेट लाइन। ठीक है, अच्छा अगर मैंने इस चीज को ऐसे फेंक दिया तो ये प्रोजेक्टाइल मोशन कहलाता है। ठीक है, इस तरह से फेंका था प्रोजेक्टाइल मोशन। लेकिन अगर आप देखोगे तो ये पूरा का पूरा प्रोजेक्टाइल मोशन एक ही प्लेन में है, एक वर्टिकल प्लेन में है, तो फिर हम इसे क्या बोलेंगे, टू डायमेंशनल मोशन। एक चीज एक सर्कल में घूम रही है, सर्कल को छोड़ ही नहीं, तो वो भी एक प्लेन है, सर्कल इज अ प्लेन, तो टू डायमेंशनल मोशन। और अगर मच्छर उड़ रहा है, पतंग उड़ रही है, थ्री डायमेंशनल मोशन। तो इस तरह से मोशन को हम 1D 2D और 3D में क्लासिफाई करते हैं। तुम्हारे सिलेबस में 1D और 2D ही डिटेल में है, तो अब हम 1D और 2D मोशन पे आकर के उसके केसेस को स्टडी करें। ओके, तो देखो जब हम इन सब की बातें करते हैं, तो मोशन की स्टडी करने की बातें करते हैं, तो फिर कंसेप्ट आता है इसका डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट का। तो डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट,
तो डिस्टेंस को कैसे डिफाइन किया जाता है? द एक्चुअल पाथ लेंथ traversed by a body, एक्चुअल पाथ लेंथ जो एक बॉडी ट्रेवल्स करता है। और डिस्प्लेसमेंट को कैसे डिफाइन किया जाता है? इट इज द शॉर्टेस्ट पाथ बिटवीन द इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन and is directed, इसका मतलब इसमें डायरेक्शन भी होता है, from the initial to the final position। तो मान लो एक ऑब्जेक्ट यहाँ से चालू हुआ और इस तरह से चलता हुआ वो यहाँ पर पहुँच गया। ये इनिशियल पॉइंट है और ये फाइनल पॉइंट है। तो डिस्टेंस क्या होगा? आपको पूरा ये नापना पड़ेगा। This is the distance. And what will be the displacement? Displacement shortest path है initial से और final point के बीच का। तो ये displacement है और displacement पे मैंने arrow भी show किया है क्योंकि इसमें direction भी होता है। तो therefore distance is a scalar quantity क्योंकि इसका direction से कुछ लेना देना नहीं होता, लेकिन displacement is a vector quantity। तो याद रखना कि डिस्टेंस इक्वल हो सकता है मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट के। ऐसा कब होगा? ओनली इन वन केस। एक ही केस ऐसा होगा जब डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट इक्वल हो। वो केस क्या होगा? एक ऑब्जेक्ट यहां से चालू हुआ, स्ट्रेट लाइन में चल रहा है और यहां आकर के रुक गया, तो जितना डिस्टेंस है उतना ही डिस्प्लेसमेंट भी है। All other cases, in all other cases, distance will be greater than the magnitude of displacement। बाकी सब केसेस में डिस्टेंस बड़ा होगा डिस्प्लेसमेंट से। जैसे एक ऑब्जेक्ट यहाँ से चला, ओरिजिन से यहाँ तक गया और फिर वापस यहाँ तक आ गया, ये फाइनल पॉइंट है। तो डिस्टेंस ज़्यादा हो गया और डिस्प्लेसमेंट कम हो गया। इसमें भी क्या है? डिस्टेंस इज ग्रेटर देन डिस्प्लेसमेंट। तो इन जनरल हम क्या लिख सकते हैं? इन जनरल डिस्टेंस इज ईदर ग्रेटर देन और इक्वल टू द मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट। इसी को मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, डिस्टेंस अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट is greater than or equal to 1। या फिर ऐसे भी लिख सकता हूँ, मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट अपॉन डिस्टेंस is less than or equal to। व्हीकल्स में एक ओडोमीटर लगा होता है and this odometer measures the distance traveled by the vehicle। डिस्प्लेसमेंट को मेजर नहीं करता, डिस्टेंस को मेजर करता है। तो ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। एक एग्जांपल मैं और लेता हूँ डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का, ये किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आया हुआ है। मान लो अ बॉडी टेक्स 3 1/4 rounds of a circle of radius r। तो इसमें डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों निकालना है। तो ये ऑब्जेक्ट है यहाँ से चला, तो इसने पूरा एक सर्कल ऐसे कंप्लीट किया, तो दूसरा सर्कल कंप्लीट किया, फिर तीसरा सर्कल कंप्लीट किया और फिर 1/4 का मतलब यहाँ से लेकर किया और यहाँ वो आकर के रुक गया। तो डिस्टेंस ट्रैवल कितना हो गया? डिस्टेंस ट्रैवल हो गया 2πr एक राउंड का, 2πr एक और राउंड का, 2πr एक और राउंड का और πr/2 1/4 राउंड का। तो ये कितना हो गया? 2 2 4 2 6 6.5 πr।
डिस्टेंस, लेकिन डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, ये होगा डिस्प्लेसमेंट। अगर मैं डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड निकालना चाहूँ तो ये r है, ये r है, ये राइट एंगल ट्राइंगल है, तो ये √2r होगा। दिस √2r इज द मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट। So that is the difference between distance and displacement. और एक ऑब्जेक्ट अगर कहीं से चलता है और कहीं भी घूमता जाए घूमता जाए घूमता जाए घूमता जाए और अगर वापस वहीं पर ही आ गया, इनिशियल और फाइनल पॉइंट सेम है, तो उसके इसमें डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, जीरो। उसके लिए इसको सर्कुलर पाथ में चलने की जरूरत नहीं, कैसे भी चले, इनिशियल फाइनल पॉइंट सेम हो गया तो डिस्प्लेसमेंट इज ओके। तो ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के बारे में। अब हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं स्पीड एंड वेलोसिटी। स्पीड कंसर्न्ड है, कनेक्टेड है डिस्टेंस से। सो व्हाट इज स्पीड? स्पीड इज डिस्टेंस अपॉन टाइम। एंड व्हाट इज वेलोसिटी? वेलोसिटी इज डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। दोनों की ऐसा यूनिट मीटर पर सेकेंड होगी, क्योंकि स्पीड डिस्टेंस से कनेक्टेड है इसीलिए इट इज अ स्केलर क्वांटिटी, क्योंकि वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट से कनेक्टेड है तो इसीलिए इट इज अ वेक्टर। इसमें भी ऐसे होगा, स्पीड विल बी द ग्रेटर देन और इक्वल टू द मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी। इसमें ना स्पीड को हम एक तो एवरेज स्पीड को डिस्कस करते हैं। एवरेज स्पीड क्या होता है? टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड अपॉन द टाइम इंटरवल जिसमें उसने ट्रैवल किया। तो हम दो तीन केसेस लेते हैं। पहला केस, एक ऑब्जेक्ट ने x1 डिस्टेंस ट्रेवल किया t1 टाइम में, फिर x2 डिस्टेंस ट्रेवल किया t2 टाइम में। तो a से b और b से c, तो पूरा a से लेकर के c तक आपको क्या निकालना है? द एवरेज स्पीड। तो क्या होगी? v एवरेज इज टोटल डिस्टेंस x1 प्लस x2 अपॉन टोटल टाइम t1 प्लस t2। ये बहुत सिंपल केस था। सेकेंड केस में हम देखते हैं कि t1 टाइम तक वो ऑब्जेक्ट v1 स्पीड से चला और b के बाद अचानक स्पीड चेंज कर दी, v2 हो गई t2 टाइम। तो अब की बार v एवरेज क्या होगा? तो टोटल डिस्टेंस। डिस्टेंस कैसे निकालें? स्पीड इनटू वेलोसिटी। स्पीड इनटू वेलोसिटी डिस्टेंस देगा, तो v1 t1 पहले का डिस्टेंस हो जाएगा, v2 t2 दूसरा हो जाएगा अपॉन टोटल टाइम t1 प्लस t2। पैरामीटर्स बदलते चले जाएंगे लेकिन कंसेप्ट वही रहेगा, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। जैसे एक और केस लूं सी, इसमें x1 डिस्टेंस चला v1 स्पीड से और x2 डिस्टेंस चला v2 स्पीड से। तो अपना एवरेज स्पीड क्या आ जाएगा? इट विल बी टोटल डिस्टेंस x1 प्लस x2 अपॉन टाइम। तो ये वाले का टाइम क्या आएगा? तो टाइम क्या होगा? टाइम विल बी डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो क्या हो जाएगा? x1 अपॉन v1। ऐसे इसका क्या हो जाएगा? x2 अपॉन v2। तो इस तरह से वी विल बी एबल टू हैंडल थिंग्स। मतलब इसको पकड़ करके चलना है कि भाई ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट चीज़ है, बाकी हम उसके हिसाब से चीज़ों को वर्कआउट कर लेंगे। ओके, फिर अब हम बात करते हैं सेकेंड, इंस्टेंटेनियस स्पीड। इंस्टेंटेनियस स्पीड, इंस्टेंटेनियस स्पीड का मतलब स्पीड एट अ पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम, एट अ पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम। तो देखो v वैसे तो डेल्टा एस अपॉन डेल्टा टी होता है, डिस्टेंस ट्रेवल्ड अपॉन टाइम टेकन, लेकिन जब हम लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू 0 कर देंगे
ये समय लगभग 0 हो जाए, 0 की तरफ टेंड हो रहा हो, तो बहुत छोटा टाइम हो जाएगा, तो तब हम इस वेलोसिटी को क्या कह सकते हैं, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी बोल सकते हैं। जब इस टाइम इंटरवल को बेहद छोटा करते हैं, ऑलमोस्ट एक इंस्टेंट हो जाएगा। फिर उसको लेकिन लिखते किस फॉर्म में है, डिफरेंशियल फॉर्म में, ds अपॉन dt। तो जो भी डिफरेंशियल फॉर्म में आता है ना, वो वैल्यू कौन सी आती है, इंस्टेंटेनियस वैल्यू आती है, क्योंकि उसमें टाइम इंटरवल बेहद कम होता है। ठीक है, ओके। फिर अब हम बात, अच्छा एवरेज वेलोसिटी की बात करोगे तो डिस्टेंस की जगह पर क्या आ जाएगा, डिस्प्लेसमेंट आ जाएगा, दैट विल बी द ओनली डिफरेंस, बाकी टाइम इंटरवल तो सेम ही रहेगा। अब हम बात करते हैं एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन कब आता है पिक्चर में, जब वेलोसिटी चेंज, एक्सेलरेशन। तो लोग ऐसे समझते हैं a इज इक्वल टू v माइनस यू अपॉन t, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। तो ऐसे में वो गड़बड़ क्या करते हैं, मान लो आपसे कहा जा रहा है कि एक ऑब्जेक्ट ईस्ट की तरफ चल रहा था 5 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से, और थोड़ी देर के बाद हमने देखा कि वो नॉर्थ की तरफ चल रहा है, वही 5 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से। तो ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, तो मान लो 10 सेकेंड के बाद ऐसा ए पोजीशन के बाद वो 10 सेकेंड के बाद कहाँ था, बी। ए के वक्त वो ईस्ट में चल रहा था और बी के वक्त वो नॉर्थ में चल रहा था। तो बताओ कि इसका एक्सेलरेशन क्या है। तो स्टूडेंट क्या करता है, एक्सेलरेशन इज फाइनल वेलोसिटी 5, इनिशियल वेलोसिटी u, 5 माइनस 5 अपॉन टाइम टेकन 10 इज इक्वल टू 0। ये सही है कि गलत है, गलत है। क्यों, क्योंकि आपको वेक्टर सब्ट्रैक्शन लेना है। व्हाट इज दिस, दिस इज वेक्टर सब्ट्रैक्शन। आप स्केलर की तरह से नहीं कर सकते इसे। और वेक्टर सब्ट्रैक्शन में क्या होता है, v माइनस यू का मैग्नीट्यूड क्या होगा, इट विल बी अंडर रूट ऑफ v स्क्वायर प्लस u स्क्वायर माइनस ट्वाइस uv cos थीटा। पढ़ा था ना वेक्टर सब्ट्रैक्शन। तो इसमें क्या हो जाएगा, अंडर रूट ऑफ 5 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर माइनस ट्वाइस इंटू 5 इंटू कॉस 90। कॉस 90 क्या होता है, 0। तो विल बी 5 रूट 2। तो ये एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड कितना आ रहा है, इट इज 5 रूट 2 मीटर पर सेकेंड। तो ये वेक्टर सब्ट्रैक्शन है, ये गलती नहीं करनी। फिर अब हम बात करते हैं एक और, उसमें भी डायरेक्शन मैंने डिस्कस नहीं किया, वही प्रॉब्लम में डिस्कस करूंगा, तो आई विल डिस्कस द डायरेक्शन आल्सो, कि इस एक्सेलरेशन का डायरेक्शन क्या है। अभी हमने मैग्नीट्यूड पे डिस्कस किया। ओके, अब हम आते हैं इक्वेशंस ऑफ मोशन पे। इक्वेशंस ऑफ मोशन, 3 इक्वेशंस ऑफ मोशन है स्टैंडर्ड। एक क्या है, v इज इक्वल टू u प्लस at। एक क्या है, s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ a t स्क्वायर। और क्या है, v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इज इक्वल टू 2a। याद रखना कि these are used in case of constant acceleration। एक्सेलरेशन क्या होना चाहिए, कांस्टेंट होना चाहिए। होता क्या है, आपको ये रखा है कि a इज इक्वल टू 2t है, तो दिस इज अ केस ऑफ वेरिएबल एक्सेलरेशन। कैसे पता लग रहा है कि एक्सेलरेशन वेरिएबल है, देखो टाइम को चेंज करते चले जाओ तो एक्सेलरेशन भी क्या होगा, चेंज। टाइम 0 पे एक्सेलरेशन क्या था, 0। टाइम 1 पे कितना हो गया, 2। टाइम 2 पे स्टूडेंट क्या करता है, इसे उठा करके इसमें डाल करके सॉल्व करता है, तो गलत हो गया ना, ये वेरिएबल एक्सेलरेशन है। ऐसे ही अगर a इज इक्वल टू 5 अपॉन s आ गया, यानी ये एक्सेलरेशन अब डिस्प्लेसमेंट के ऊपर डिपेंड कर रहा है, तो तब भी आप इसको इस्तेमाल नहीं कर सकते। ऐसे केसेस में यू कैन नॉट यूज दीज इक्वेशंस। दूसरा, आप
इन इक्वेशंस में अगर फ्रीली फॉलिंग बॉडी का केस है तो आप ए को किससे रिप्लेस कर सकते हो? जी से। ये एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, तो क्या हो जाएगा? v इज इक्वल टू यू प्लस जी टी, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू ट्वाइस जी। काफी सारे केसेस में ना इनिशियल वेलोसिटी क्या हो जाती है? जी। तो उस केस में v किसके बराबर हो जाएगा? जी टी, यानी टाइम क्या हो जाएगा? फाइनल वेलोसिटी अपॉन जी। ये जीरो होने से s किसके बराबर आ गया? हाफ जी टी स्क्वायर, तो इससे टाइम कितना आ जाएगा? अंडर रूट ऑफ ट्वाइस एस अपॉन जी, और यहाँ पर u जीरो रखोगे तो v स्क्वायर किसके बराबर आ जाएगा? 2g's। ओके, कई बार क्या होता है कि इन्हीं इक्वेशंस को आपको वेक्टर टर्म्स में भी इस्तेमाल करना पड़ सकता है। आपको वेक्टर वैल्यूज गिवन हो सकती है, i j k की टर्म्स में गिवन हो सकती है वैल्यूज, तो उसके लिए वेक्टर टर्म्स ऐसे होते हैं v इज इक्वल टू u प्लस a t। s याद रखना, यहाँ पर ये s जो है ये डिस्टेंस नहीं है, दिस s इज डिस्प्लेसमेंट, दिस s इज डिस्प्लेसमेंट। तो s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, और ऐसे ही अब v स्क्वायर को कैसे लिखोगे? तो v स्क्वायर को आप ऐसे लिख सकते हो v डॉट v, ऐसे u स्क्वायर को क्या लिख सकते हो? u डॉट ही लिखना पड़ेगा, क्रॉस नहीं, इक्वल टू a डॉट s। तो वेक्टर टर्म्स में भी आप इन इक्वेशंस को सोच सकते हो। इसके अलावा कुछ और, एक और भी इक्वेशन आती है एस एन एन इज इक्वल टू यू प्लस ए बाई टू टू एन माइनस वन। इस इक्वेशन में और इस इक्वेशन में क्या डिफरेंस है? ये आपको देता है डिस्प्लेसमेंट at nth सेकेंड या डिस्प्लेसमेंट फॉर nth सेकेंड। अब देखो इसका क्या डिफरेंस है, इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। मान लो कि एक ड्रॉप ऑफ वाटर यहाँ से गिरा, थोड़ी देर में वो यहाँ पर था, थोड़ी और देर में वो यहाँ पर है, थोड़ी और देर में वो यहाँ पर है, और थोड़ी और देर में वो यहाँ। ये इसकी टाइम t इज इक्वल टू 0 की पोजीशन थी, ये टाइम 1 सेकेंड की पोजीशन है, ये टाइम 2 सेकेंड की पोजीशन है, ये टाइम 3 सेकेंड की पोजीशन है, और ये टाइम 4 सेकेंड की पोजीशन है। अब अगर आप t को इस वाले को इस्तेमाल करते हुए t को 4 सेकेंड स्टार्ट करें, इस वाली इक्वेशन का इस्तेमाल करते हुए t को 4 सेकेंड, तो ये ना पूरे टाइम इंटरवल का डिस्प्लेसमेंट देगा 4 सेकेंड का। तो इसके थ्रू आपको पूरा यहाँ से लेकर के और यहाँ तक का डिस्प्लेसमेंट मिलेगा। s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर का इस्तेमाल करेंगे। और अगर आप यहाँ n को 4 डालते हो, 4th सेकेंड, तो ये सिर्फ 4 सेकेंड का डिस्प्लेसमेंट देगा आपको। तो ये पहला सेकेंड खत्म हो गया और दूसरा चालू हो गया, ये दूसरा खत्म हो गया और तीसरा सेकेंड चालू हो गया, ये तीसरा खत्म हो गया और चौथा चालू हो गया, यानी कि ये 4 सेकेंड का डिस्प्लेसमेंट है। ये आपको देगा इक्वेशन 4 सेकेंड का डिस्प्लेसमेंट, और u यही होगा स्टार्टिंग वाला, ये स्टार्टिंग पॉइंट है। तो u जो है हमेशा स्टार्टिंग पॉइंट का ही होता है, इसमें भी और इसमें भी। तो u प्लस a बाई टू टू n माइनस वन, तो दैट इज द डिफरेंस बिटवीन दीज टू इक्वेशंस। अब कुछ और भी मैं तुम लोगों को टिप्स दे रहा हूँ, वो ध्यान रखना इन्हीं इक्वेशंस को सॉल्व करने के लिए, और वो है, देखो ये जो है इसमें 5 पैरामीटर्स हैं, इसमें 4 वेक्टर क्वांटिटीज हैं।
कौन कौन से वेक्टर क्वांटिटीज हैं? इनिशियल वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी, एक्सेलरेशन एंड डिस्प्लेसमेंट। सिर्फ एक ही स्केलर क्वांटिटी है इसमें, वो है टाइम। तो स्केलर क्वांटिटी में साइन का कुछ रोल नहीं है प्ले करने के लिए, पॉजिटिव नेगेटिव का कोई सेंस नहीं। लेकिन इन चारों में साइन इज ऑफ ग्रेट इंपॉर्टेंस, साइन इज ऑफ ग्रेट इंपॉर्टेंस। तो नॉर्मली क्या होता है, जैसे कि कोई हॉरिजॉन्टल मोशन चल रहा है तो आप एक डायरेक्शन में क्या लेते हो? पॉजिटिव, तो दूसरा डायरेक्शन क्या हो जाता है? नेगेटिव। तो जो जो क्वांटिटीज इस वाले डायरेक्शन में आएंगी उन सबकी वैल्यूज को आप क्या लोगे? जो वैल्यूज गिवन है उनको क्या डालोगे? पॉजिटिव। और जो जो क्वांटिटीज इस डायरेक्शन में आएंगी उनकी वैल्यूज जो गिवन है, गिवन वैल्यूज को क्या लोगे? पॉजिटिव या नेगेटिव में डाल के फॉर्म। हाँ, कोई अननोन है तो उसको अननोन ही रहने दो, वो जब तुम सॉल्व करोगे तो अगर वो पॉजिटिव आता है तो मतलब वो इस डायरेक्शन में, और नेगेटिव आता है का मतलब इस डायरेक्शन में। अननोन का साइन मत डाल, लेकिन नोन वैल्यूज को साइन के साथ। वर्टिकल, अच्छा ये भी जरूरी नहीं कि आप इसे पॉजिटिव मानो इसे नेगेटिव। अगर आपको ये बेनिफिट लग रहा है कि नहीं मैं तो इसे नेगेटिव मानता हूँ, ठीक है, इसे पॉजिटिव मानो, परफेक्टली ओके। ये भी अपने आप में ठीक है, ये भी अपने आप में ठीक है। आपको मैग्नीट्यूड दोनों केस में सेम मिलेंगे और साइन आपके साइन कन्वेंशन के हिसाब से मिलेगा। जैसे कोई फाइनल वैल्यू इधर आ गई तो जिसने इसे मान रखा है उसको प्लस में मिलेगी, और जिसने ये वाला मान रखा है उसको नेगेटिव में मिलेगी, और दोनों ही सही है उसके हिसाब से। ऐसे ही वर्टिकल में भी आप एक को पॉजिटिव मानते हो और एक को नेगेटिव। वैसे इंक्लाइन मोशन है तो एक को पॉजिटिव मानोगे और एक को नेगेटिव। तो आपको इन चारों में साइन का ध्यान रखना है। स्टूडेंट ये गलती काफ़ी कॉमनली करता है कि वो साइन का ध्यान नहीं करता। क्या मैंने अपने पॉइंट को क्लियर किया? अब हम कुछ प्रैक्टिकल एग्जांपल्स को डील करेंगे। मैं सिर्फ तुम्हारे को टिप्स देने वाला हूँ। हम प्रॉब्लम भी आज सॉल्व नहीं करने वाले, प्रॉब्लम हम अगले लेक्चर में सॉल्व करेंगे, लेकिन मैं तुम्हारे को कुछ ऐसे टिप्स बताऊंगा जिससे कि तुम्हारी गलती होने के चांस कम हो जाएगा और तुम्हारे पास एक अप्रोच होगी प्रॉब्लम सॉल्व करने की। पढ़ते पढ़ते तुम्हारे को समझ में आना चालू होगा कि हाँ हमारे को ऐसे करना। तो अब देखो, एक केस हम लेते हैं जिसमें कि एक टावर है, एक ऑब्जेक्ट को ऊपर से ड्रॉप कर दिया और उसी वक्त एक ऑब्जेक्ट को नीचे से ऊपर कर दिया। तो ये कब और कहाँ मीट करेंगे? तो अलग अलग लोकेशंस में ऐसे में तो एक कब और कहाँ मीट करेंगे? मैंने आर्बिट्रेरीली मान लिया कि यहाँ मीट करेंगे। दोनों को, एक को ड्रॉप किया और एक को फेंका, ये दोनों चीज साइमल्टेनियसली, तो दोनों को चलने का टाइम क्या मिलेगा? सेम। क्या अलग मिलेगा? सेम मिलेगा, क्योंकि एक ही वक्त पे इसे ड्रॉप किया, इसे छोड़ा तो किसी कोई एक ऑब्जर्वर है, उसके बाद स्टॉप वॉच है, एक्टिविटी के स्टार्टिंग में उसने स्टॉप वॉच ऑन कर दी और जैसे वो मिले स्टॉप वॉच बंद कर दिया, तो दोनों का टाइम इंटरवल क्या है? सेम। तो याद रखना है ऐसे में टाइम विल बी सेम। अच्छा, फिर इसके पैरामीटर्स क्या लोगे? u1 क्योंकि इसे ड्रॉप किया तो क्या हो गया? 0। अगर ये h है और आपने ये मान लिया x, अच्छा ऊपर वाले डायरेक्शन को मान लो आपने पॉजिटिव माना और नीचे वाले डायरेक्शन को नेगेटिव, तो नीचे वाला डायरेक्शन नेगेटिव, तो इस वाले के लिए एक्टिविटी क्या होगी? a to b और डिस्प्लेसमेंट ये हो जाएगा नीचे की तरफ। नीचे की तरफ यानी कि नेगेटिव, नीचे की तरफ यानी कि नेगेटिव, तो क्या हो जाएगा? s1 विल बी माइनस x। एक्सेलरेशन नीचे की तरफ, धरती नीचे की तरफ खींच रही है। एक और चीज ध्यान रखना, एक ऑब्जेक्ट को आपने किसी वेलोसिटी से ऊपर फेंका और ऊपर जाते हुए इसकी वेलोसिटी क्या होगी? कम और कम और कम, और किसी एक जगह पर मोमेंटली क्या आ जाएगा? ये 0 वेलोसिटी जाएगा और फिर वापस से नीचे आना स्टार्ट। ऊपर जाते वक्त मान लो किसी स्टैंड पे वो यहाँ पर है, फोर्स कहाँ लग रहा है उसके ऊपर? अर्थ का पुल नीचे, ग्रेविटेशनल, तो एक्सेलरेशन भी कहाँ है? नीचे। तो थ्रूआउट जब ये ऊपर जा रहा है, थ्रूआउट द अपवर्ड मोशन, अपवर्ड जर्नी, फोर्स नीचे, एक्सेलरेशन नीचे,
टॉप मोस्ट पॉइंट पे इसकी इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी क्या है, 0, लेकिन अभी भी इसका एक्सेलरेशन है g के बराबर। क्यों? क्योंकि फोर्स तो अभी भी लगती है धरती की, और फोर्स क्या क्रिएट करता है, एक्सेलरेशन क्रिएट करता है। F इज इक्वल टू m ए, जब भी फोर्स होगा एक्सेलरेशन होगा। तो देखो एक अच्छा पॉइंट है, एक ऐसा पोजीशन मिला तुम्हारे को जहां पर वेलोसिटी तो 0 है लेकिन एक्सेलरेशन है। ऐसा हो सकता है कि वेलोसिटी 0 हो और एक्सेलरेशन, जब भी फोर्स होगा तो एक्सेलरेशन। अच्छा, जब वो नीचे आएगा तो भी फोर्स नीचे और तो भी एक्सेलरेशन नीचे ही होगा। तो थ्रू आउट दी मोशन एक्सेलरेशन कहाँ है, नीचे। ऊपर जाते वक्त भी नीचे, टॉप मोस्ट पॉइंट पे भी नीचे, नीचे आते वक्त भी नीचे। यहाँ एक और पॉइंट है ध्यान रखने वाला, जितना टाइम ये ऊपर जाने में लगेगा, मान लो 30 सेकेंड की, उतना ही टाइम नीचे आने में लगेगा। टाइम भी क्या होता है, सिग्नल। जिस वेलोसिटी से आपने ऊपर डाला उसी वेलोसिटी से क्या आएगा, ये नीचे आएगा, ग्राउंड लेवल पर टच करने से जस्ट पहले। और ऐसा सिर्फ पॉइंट ऑफ थ्रो पे ही नहीं होगा, किसी भी पॉइंट पे ऐसे ही होगा। मानो यहाँ पर इसकी वेलोसिटी भी है तो लौटते वक्त इसकी वेलोसिटी मतलब स्पीड वही होगी, भी डायरेक्शन सिर्फ क्या होगा चेंज, हर लेवल पर ऐसे ही होगा। और यहाँ से लेके यहाँ तक अगर टाइम t डैश है तो यहाँ से लेके यहाँ तक भी टाइम क्या होगा, t डैश। और इसका आप स्ट्रेट अवे इस्तेमाल कर सकते हो प्रॉब्लम सॉल्व। ये सब टिप्स हैं जो क्विकली कहीं पर लगा करके आप समय बचा करके प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हो। तो यहाँ पर एक्सेलरेशन कितना होगा, -3 नीचे की तरफ। फाइनल वेलोसिटी में मेरा कोई इंटरेस्ट नहीं है इस वाले क्वेश्चन में। और टाइम कितना माना, t। अब ऊपर वाले में देखते हैं। मान लो ऊपर वाले में आपने से u वेलोसिटी से काटा, u2, तो इनिशियल वेलोसिटी क्या है, यहाँ इसके लिए सब पैरामीटर्स 1 लगा है, अब इसके लिए सबके लिए पैरामीटर्स 2 लगा है। तो इनिशियल वेलोसिटी क्या है, +u। एक्सेलरेशन नीचे की तरफ है, -c। टाइम तो आपको साइन लगाना नहीं, t है। और डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा, तो डिस्प्लेसमेंट इसका यहाँ से यहाँ तक है, ये पूरा h है और ये h है, तो ये ऑब्वियसली कितना हो गया, h माइनस x हो गया और पॉजिटिव हो गया, तो +h माइनस। अच्छा एक और प्रॉब्लम लेते हैं जिसमें कि मान लो एक हेलीकॉप्टर ऊपर की तरफ जा रहा था और इसकी ऊपर जाने की जो स्पीड थी मान लो 5 मीटर पर सेकेंड थी, और इसने एक फूड पैकेट को ड्रॉप कर दिया यहाँ पर। तो यहाँ पर ड्रॉप करने का मतलब इसको ऑटोमेटिकली इसकी वेलोसिटी तो मिली गई, तो इनिशियल वेलोसिटी कितनी है, +5 मीटर पर सेकेंड। स्टूडेंट यहाँ पर क्या गलती करता है, इनिशियल वेलोसिटी क्या मान लेता है, 0, क्योंकि वो कहता है तो ड्रॉप किया। देखो मैं ये केस ले रहा हूँ जिसमें कि मैं इसको ड्रॉप करूँगा, मैं अपनी तरफ से कोई एफर्ट नहीं लगाऊंगा, मैंने ड्रॉप किया तो इनिशियल वेलोसिटी क्या है, 0। अब सेकंड केस में मेरा हाथ ऊपर जा रहा होगा किसी स्पीड से, लेकिन मैं इसे ड्रॉप ही करूँगा, मैं अपनी तरफ से कोई फोर्स नहीं लगाऊंगा। तब देखना कि इसका मोशन मेरे हाथ से छूटने के बाद क्या होगा, हल्का ऊपर जा करके नीचे आएगा या तुरंत नीचे आएगा। जैसे यहाँ पर तो तुरंत ही नीचे जाना चालू हो गया, लेकिन अब देखना कि क्या होगा, मेरा हाथ वेलोसिटी पे और मैं ड्रॉप ही करूँगा। पहले हल्का सा ऊपर गया क्योंकि मेरे हाथ की वेलोसिटी से मिल गई, चाहे मैंने ड्रॉप किया। अच्छा अगर मेरे हाथ में एक्सेलरेशन होगा तो मैं उसे एक्सेलरेशन नहीं दे पाऊंगा, मैं सिर्फ क्या दूंगा, उसको वेलोसिटी दूंगा। और जैसे वो मेरे हाथ से छूटा उसके बाद वो धरती के फोर्स के अंडर में, तो तब उसका एक्सेलरेशन कितना हो जाएगा, g, प्रिसाइजली स्पीकिंग -9.8 मीटर पर सेकेंड। क्या बात समझ में आती है? तो प्रॉब्लम सॉल्विंग के वक्त ये साइंस वगैरह ये सब चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। अब हम आते हैं अगले पॉइंट पे जो ग्राफ्स, ठीक है, ग्राफ के ऊपर ये सारी चीज़ें मैंने अपने बुक में दे रखी हैं, बिल्कुल वो अप्रोच आपकी डेवलप हो जाएगी। ओके नाउ अब देखो हम ग्राफ्स को डिस्कस कर रहे हैं। तो ग्राफ्स कौन कौन से होते हैं, एक तो डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ होता है या पोजीशन टाइम ग्राफ होता है, एक वेलोसिटी टाइम या स्पीड टाइम ग्राफ होता है, और एक एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ होता है। किस किस टाइप के ग्राफ आपको
मिल सकते हैं और कैसे कैसे आपको हैंडल करना है। तो हम ना पैटर्न के हिसाब से लेते हैं इसको। कैसे? जैसे मान लो स्ट्रिक आप पकड़े एस टी, स्ट्रेट लाइन, वीटी में भी क्या लेते हैं? स्ट्रेट लाइन लेते हैं, हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन, और इसमें भी हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन पकड़ते हैं। क्या ये तीनों के तीनों मोशन एक जैसे हैं? बिल्कुल भी नहीं, अलग अलग है। तीनों में हॉरिजॉन्टल लाइन चाहिए, लेकिन क्योंकि वाई एक्सिस पे चीज बदल गई तो इसका द मोशन भी डिफरेंट है। इस केस में मान लो ये 5 मीटर है, यानी टाइम बढ़ता चला जा रहा है तो पोजीशन तो 5 मीटर ही है। टाइम बढ़ता जा रहा है, पोजीशन 5 मीटर ही है, यानी बॉडी किस पे है? रेस्ट पे। इस पे मान लो ये 5 मीटर पर सेकेंड है, तो टाइम 0 पे वेलोसिटी कितनी? 5 मीटर पर सेकेंड। आगे वाले टाइम में भी 5 मीटर पर सेकेंड, 5 मीटर पर सेकेंड, 5 मीटर पर सेकेंड। का मतलब ये क्या है? कांस्टेंट स्पीड या वेलोसिटी या यूनिफॉर्म मोशन या फिर एक्सेलरेशन क्या है? अगर ये वेलोसिटी है तो फिर एक्सेलरेशन क्या है? नीचे। और यहाँ पर अगर मैं 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर मानूं तो दिस इज द केस ऑफ कांस्टेंट एक्सेलरेशन। और जब भी एक्सेलरेशन आएगा तो इट इज नॉन यूनिफॉर्म मोशन। इसमें एरिया अंडर द ग्राफ का कोई सिग्निफिकेंस नहीं है। इसमें एरिया अंडर द ग्राफ आपको देता है डिस्प्लेसमेंट। तो अगर आप ये एरिया फाइंड कर लोगे तो आपको क्या मिल जाएगा? आपको डिस्प्लेसमेंट मिल जाएगा। मान लो ये 10 सेकेंड्स है, तो 5 × 10 50, तो 50 मीटर पॉजिटिव इसका डिस्प्लेसमेंट होगा क्योंकि ऊपर की तरफ। तो इसमें एरिया अंडर द ग्राफ इज सिग्निफिकेंट। इसमें भी एरिया अंडर द ग्राफ सिग्निफिकेंट होता है। दिस गिव्स द चेंज इन वेलोसिटी, चेंज इन वेलोसिटी। तो अगर ये मान लो 2 सेकेंड्स है तो 5 × 2, तो इसका मतलब 10 मीटर पर सेकेंड की वेलोसिटी बढ़ गई, क्योंकि एक्सेलरेशन पॉजिटिव है तो इसका वेलोसिटी बढ़ रही है। ठीक, ये तो हॉरिजॉन्टल लाइंस की बात होगी। अब हम बात करते हैं इंक्लाइन लाइंस। एस टी, ऐसे, बी टी ऐसे, ए टी ऐसे। तो इसमें कांस्टेंट स्पीड है या वेलोसिटी भी बोल सकते हो, डिपेंड करता है कि डिस्टेंस है या डिस्प्लेसमेंट। अगर ये थीटा है तो tan थीटा स्लोप होता है, और ये क्या होता है? इट इज परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो tan थीटा है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो मान लो ये परपेंडिकुलर 10 मीटर है और ये बेस 2 सेकेंड है, तो इट विल बी 10 मीटर अपॉन 2 सेकेंड, तो 5 मीटर पर सेकेंड। और मीटर पर सेकेंड क्या है? वेलोसिटी। ये स्लोप क्या देने वाला है आपको? स्पीड की वैल्यू या फिर वेलोसिटी की वैल्यू देने वाला है। एक्सटी ग्राफ का स्लोप यूनिट बता दीजिए क्या मिला आपको? क्या मिला? स्पीड या वेलोसिटी। अब इस वाले केस में देखते हैं स्लोप का कोई सिग्निफिकेंस है कि नहीं। पहली बात तो इसमें क्या पता लग रहा है हमारे को कि टाइम के साथ साथ वेलोसिटी बढ़ रही है, और क्योंकि स्ट्रेट लाइन है इसलिए कांस्टेंटली बढ़ रही है, और कांस्टेंटली वेलोसिटी बढ़े तो इसका मतलब इट इज अ केस ऑफ कांस्टेंट एक्सेलरेशन। और इसका स्लोप देखते हैं, तो जैसे कि वैल्यूज दे देते हैं, अगेन ये 10 मीटर पर सेकेंड दे देते हैं और ये 2 सेकेंड दे देते हैं। तो स्लोप क्या है? tan थीटा। तो tan थीटा क्या होगा? परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर कितना होगा? 10 मीटर पर सेकेंड, और बेस क्या है? 2 सेकेंड, तो इट इज 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। यानी क्या मिला? एक्सेलरेशन। यानी इसका स्लोप सिग्निफिकेंट और क्या देता है? एक्सेलरेशन देता है। इसमें वेरिएबल एक्सेलरेशन की बस ध्यान रखो। और इसमें एक और चीज ध्यान रखना कि कई बार ना प्रॉब्लम अगर ज़्यादा टफ आए तो ऐसे भी आ सकती है कि आप पहले ग्राफ से इक्वेशन बनाओ और फिर उस इक्वेशन से प्रॉब्लम को सॉल्व करो। तो तुम्हारे को पता है कि जब एक स्ट्रेट लाइन मिलती है तो इक्वेशन कैसी होती है? y = mx। y एक्सिस पे क्या है? a, x एक्सिस पे क्या है? टाइम, और m क्या होता है? स्लोप।
परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो मान लो जैसे कि 10 है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर और ये 2 सेकेंड है, तो स्लोप क्या होगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस 10/2 यानी कि 5। तो एक्सेलरेशन आपको क्या मिल गया 5। इसके बेसिस पे फिर आप कुछ प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हो, ऐसा भी प्रॉब्लम आ सकता है। ओके, अब एक इसी में मैं एक और चीज डिस्कस कर लेना चाहता हूँ, इंक्लाइन लाइन में ही कि अगर दो इंक्लाइन लाइंस हैं फॉर एग्जांपल एसटी में दो हैं, ये है और एक ये है, तो ये भी कांस्टेंट वेलोसिटी है ए की, ये भी कांस्टेंट वेलोसिटी है बी की। जिसका इंक्लिनेशन ज्यादा होगा वो वेलोसिटी ज्यादा होगा, जिसका इंक्लिनेशन ज्यादा उसकी वेलोसिटी ज्यादा। यानी कि अगर ये ए के लिए है और ये बी के लिए, तो मैं कह सकता हूँ बी बी इज ग्रेटर देन बी। और इसी तरीके से अगर बी टी ग्राफ है और ये ए के लिए है और ये बी के लिए है, तो मैं कह सकता हूँ कि एक्सेलरेशन ऑफ बी इज ग्रेटर देन एक्सेलरेशन ऑफ ए। इसका स्लोप ज़्यादा, उस स्लोप की से जो वैल्यू है उसकी वैल्यू भी क्या हो जाएगी, ज़्यादा हो जाएगी। और अगर आपसे कहा जाए कि ये दो ग्राफ्स हैं तो इनकी रिलेटिव वेलोसिटी बताओ, तो दोनों का इंक्लिनेशन सेम है, इन दोनों की वेलोसिटी क्या आएगी, सेम आएगी। मान लो इसकी 2 मीटर पर सेकेंड है तो इसकी भी 2 मीटर पर सेकेंड है, तो इसका मतलब रिलेटिव वेलोसिटी क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। रिलेटिव का मतलब सब्ट्रैक्ट करना पड़ता है, तो 0 हो जाएगी, यानी दोनों की वेलोसिटीज कैसी हैं, रिलेटिवली 0। ओके, अब हम बात करते हैं स्ट्रेट लाइन में अगर नीचे की तरफ हो, स्ट्रेट लाइन में ही नीचे की तरफ है, और फिर हम बात करेंगे कर्व लाइन्स। तो देखो स्ट्रेट लाइन में एस पी नीचे की तरफ हो तो बी टी नीचे की तरफ हो तो ऐसा डिस्टेंस में तो पॉसिबल नहीं है। अगर एस डिस्टेंस है तो ये कभी भी पॉसिबल नहीं, क्योंकि टाइम के हिसाब से डिस्टेंस कभी कम नहीं हो सकता, डिस्टेंस हमेशा बढ़ता है। अच्छा, लेकिन ये डिस्प्लेसमेंट के केस में हो सकता है, और ये शो करेगा कि बॉडी का डिस्प्लेसमेंट कम हो रहा है, यानी कि जहां से वो चला वापस वहीं आ रहा है, जहां से चला वापस वहीं की तरफ आ रहा है। और इस वाले केस में याद रखना कि जब भी ये एंगल पॉजिटिव से एंगल 90 क्रॉस हो जाए, ऑब्ट्यूज हो जाए, जब भी एंगल ऑब्ट्यूज हो जाए तो स्लोप नेगेटिव आता है, तो इसमें स्लोप क्या आएगा, नेगेटिव आएगा। और ये रिटार्डेशन का केस है, यानी कि स्पीड स्लो हो रही है, स्पीड डिक्रीजिंग का केस है। देखो जैसे कि यहाँ ज़्यादा स्पीड थी, फिर और कम टाइम बढ़ने के साथ स्पीड क्या हो रही है, कम है। ठीक है, फिर एक कर्व के दो केसेस तुम्हारे को सिर्फ ध्यान रखने हैं, एस टी और एस टी। अगर आएगा कर्व का तो एस टी का ही आएगा, कटोरा ऊपर की तरफ खुले, एक पार्ट भी हो सकता है, दोनों भी हो सकते हैं, ऐसा भी आ सकता है सिर्फ इतना ही आए या फिर सिर्फ इतना ही आए, कोई भी आए, इसका मतलब कि एक्सेलरेशन ग्रेटर देन 0 है, यानी कि एक्सेलरेशन पॉजिटिव। और अगर ये पैराबोला है तो ये एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, मैग्नीट्यूड की। तो काफी फास्ट जा रहा हूँ, ये मान करके कि तुम लोग पहले ही जानते हो कुछ। और अगर ऐसे मिलेगा ग्राफ लाइन तो क्या होगा, a लेस देन 0 या a नेगेटिव है। और अगर ये पैराबोला है, क्योंकि ना कर्व्स अलग अलग होते हैं, प्रोफाइल्स तो अलग अलग होती है ना, कितनी प्रोफाइल्स बन सकती है, इसमें एक खास पैराबोला होती है। तो अगर ये पैराबोला है तो एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड इज कुछ ग्राफ्स ऐसे हैं जो पॉसिबल नहीं होते, जैसे कि मान लो अगर ये वेलोसिटी टाइम ग्राफ है, अच्छा पूछा जाए कि क्या ये ग्राफ पॉसिबल है, कोई रियलिस्टिक सिचुएशन है, नहीं। क्यों, क्योंकि एक इंस्टेंट ऑफ टाइम पे दो वेलोसिटीज आ रही हैं, एक इंस्टेंट पे किसी ऑब्जेक्ट की दो वेलोसिटीज हो सकती हैं, नहीं हो सकती, तो इट इज नॉट अ रियल सिचुएशन ग्राफ, ऐसा ग्राफ कभी भी पॉसिबल नहीं। तो कभी भी ग्राफ की पॉसिबिलिटी के लिए आया तो एक बार चेक कर लेना, दो वैल्यूज तो नहीं मिल रही एक टाइम पर, एक ही टाइम पे दो वैल्यूज मिल रही है, तो पॉसिबल नहीं है, चाहे वो पोजीशन की मिल रही हो, चाहे वो वेलोसिटी की, चाहे वो एक्सेलरेशन।
फिर एक और टाइप की चीज पे हम आते हैं, डिफरेंशिएशन एंड इंटीग्रेशन के भी क्वेश्चन आते हैं इसके अंदर, डिफरेंशिएशन एंड इंटीग्रेशन। तो देखो मैं ना बता देता हूँ कि कब डिफरेंशिएशन इस्तेमाल करना पड़ेगा तुम्हारे को और कब इंटीग्रेशन इस्तेमाल करना पड़ेगा, और एक एग्जांपल भी साथ साथ में। तो मान लो आपको एक इक्वेशन दे रखी है, डिस्प्लेसमेंट एज अ फंक्शन ऑफ टाइम, जैसे कि s इज इक्वल टू 2t क्यूब माइनस 6t प्लस 8 इक्वेशन दे रखी है। टाइम के साथ साथ s चेंज होगा और आपसे वेलोसिटी पूछते हैं, वेलोसिटी निकाल के बताओ एज अ फंक्शन ऑफ टाइम। तो जब डिस्प्लेसमेंट से वेलोसिटी की तरफ जाना है तो आपको डिफरेंशिएशन का इस्तेमाल करना होता है। तो आप क्या बोलोगे, हमें पता है v क्या होता है, ds अपॉन dt होता है, और s कितना दे रखा है आपको, s दे रखा है आपको 2t क्यूब माइनस 6t प्लस 8, इसे डिफरेंशिएट करोगे तो कितना आएगा 6t स्क्वायर माइनस 6। तो ये वेलोसिटी आ गई एज अ फंक्शन ऑफ टाइम। अगर इनिशियल वेलोसिटी पूछे तो टाइम क्या रख दो 0, किसी पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम का पूछे तो टाइम की वैल्यू यहाँ पर है। तो यहाँ पर इनिशियल वेलोसिटी क्या है, vt इज इक्वल टू 0, तो t0 डालोगे तो क्या आएगा माइनस 6 मीटर पर सेकंड। परफेक्टली होगी, हमें क्या दिया माइनस भी हो सकती है, माइनस साइन ये शो करता है कि जो आपका साइन पॉजिटिव दे रखा है उसकी ऑपोजिट है, नेगेटिव एक्सिस। ऐसे ही अगर आपको वेलोसिटी दे रखा है और आपको एक्सेलरेशन तक पहुंचना है एज अ फंक्शन ऑफ टाइम, तब भी आपको क्या करना पड़ेगा, डिफरेंशिएशन का इस्तेमाल करना पड़ेगा। तो कैसे, आपको पता है a किसके बराबर होता है, dv बाई dt के बराबर होता है। तो d बाई dt और v कितना है आपके पास 6t स्क्वायर माइनस 6, तो ये 6t स्क्वायर माइनस 6 होगा। इसको डिफरेंशिएट करोगे तो कितना आएगा 12t आ जाएगा। दिस इज द एक्सेलरेशन, जो ये शो कर रहा है कि एक्सेलरेशन वेरिएबल है, टाइम के साथ साथ एक्सेलरेशन बदल रहा है, और किसी इंस्टेंट ऑफ टाइम का पूछे तो निकाल सकते हो, कोई इशू नहीं है। तो यानी कि डिस्प्लेसमेंट से वेलोसिटी की तरफ बढ़ना है तो डिफरेंशिएशन, वेलोसिटी से एक्सेलरेशन की तरफ बढ़ना है तो डिफरेंशिएशन, और अगर उल्टा जाना है तो इंटीग्रेशन। तो एक्सेलरेशन दे रखा है और वेलोसिटी पूछ रखी है तो इंटीग्रेशन। जैसे मान लो आपको दे रखा है a जो है वो 2t, तो वेलोसिटी फाइंड करो, a क्या है 2t और क्या फाइंड करो वेलोसिटी। तो आपको पता है a क्या होता है dv बाई dt, तो dv किसके बराबर आ जाएगा 2t। अब आप इंटीग्रेट करो, इंटीग्रेशन dv इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ट्वाइस t dt। मान लो टाइम 0 पे वेलोसिटी 0 दे रखी थी, मैं एज्यूम कर रहा हूँ, ऐसा हो सकता है कि टाइम 0 पे कोई इनिशियल वेलोसिटी हो, अगर वो हो तो आप वही लिखोगे। मान लो आपको दे रखा होता इनिशियली वेलोसिटी 2 मीटर पर सेकंड है, तो टाइम 0 पे वेलोसिटी क्या रखते हैं 2, आपको कहते हैं कि इनिशियली रेस्ट से चालू हुआ, तो टाइम 0 पे वेलोसिटी क्या है 0, और किसी भी टाइम t पे वेलोसिटी अगर v है तो dv का v हो जाएगा 0 से v, और 2 ये क्या हो जाएगा t स्क्वायर बाई 2 0 से t, ये जाएगा v इज इक्वल टू 2 बढ़ जाएगा t स्क्वायर। तो ये वेलोसिटी आ गई। आपसे कोई भी वेलोसिटी पूछे किसी भी टाइम की तो आप निकाल सकते हो। और अगर वेलोसिटी दे रखा टाइम के हिसाब से और आपसे क्या पूछे डिस्प्लेसमेंट, तो आपको क्या करना पड़ेगा इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। कैसे, v की जगह पर क्या लिखोगे ds अपॉन dt इज इक्वल टू t स्क्वायर, तो ds किसके बराबर होगा t स्क्वायर dt के बराबर होगा। तो अब दोनों तरफ आप इंटीग्रेशन करोगे, फिर टाइम 0 पे ये यहाँ जो भी दे रखा है वो टाइम t पे जो भी दे रखा है s, मतलब ये s निकालना है और फिर सॉल्व करोगे तो ये गेट दी रिलेशनशिप। तो ये अप्रोच होती है हमारी, इक्वेशंस अगर आई हो और एक जगह से दूसरी जगह अगर आपको मूव करना है तो, ठीक है। यहाँ मैं तुम्हारे को एक और चीज बता दूं कि एक्सेलरेशन को दो तरीके से देखते हैं, एक देखते हैं dv बाई dt, तो ये वेलोसिटी और टाइम के हिसाब से होता है। एक एक्सेलरेशन होता है v dv बाई ds, तो ये एक्सेलरेशन वेलोसिटी और डिस्प्लेसमेंट का रिलेशनशिप है, ये एक्सेलरेशन वेलोसिटी और टाइम का रिलेशनशिप है। तो कई बार आपको ये रिलेशनशिप का भी इस्तेमाल करना पड़ सकता है। तो ये देख करके कुछ अच्छा विवाह होने वाली बात नहीं है, ठीक है। एक्सेलरेशन को वेलोसिटी टाइम के टर्म्स में भी देख सकते हो, एक्सेलरेशन को वेलोसिटी और डिस्प्लेसमेंट के टर्म्स में भी आप देख सकते हो।
क्या ये पॉइंट क्लियर होता है? ओके, अब हम आते हैं और या अभी विल टेक अ ब्रेक।